हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज़ पढ़ेंगे। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं, आज हमारी उसमें जीके की तीसरी टेस्ट सीरीज़ है और 2 उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज़ भी हमने करा रखी हैं। तो बिल्कुल इसको लास्ट तक देखें और ये 2 टेस्ट सीरीज़ में पूरा कंप्यूटर हम अच्छे से ख़त्म कर देंगे। और इसका एक ये फ़ायदा है कि आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे उसको आप यहाँ पे देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही कथन हमें इसमें चुनना है। तो कंप्यूटर के भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि कंप्यूटर के जो भौतिक भाग होते हैं जिनको हम छू सकते हैं हाथ से, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा, कंप्यूटर में अनुदेशों प्रोग्रामों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं हम? सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसमें हमारे दोनों कथन सही हैं, तो हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो जो यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है या जो बड़े एग्जाम होते हैं उनके पैटर्न के हिसाब से हमने ये सीरीज बना रखी है। अगला प्रश्न है, हमें इसमें मिलान करना है। तो संसार का प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो संसार का प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। दूसरा ऑप्शन है हमारा, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है? तो व्यापारिक कंप्यूटर हमारा यूनिवैक है। तीसरा ऑप्शन है, दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर क्या है? तो दुनिया का प्रथम प्रोग्राम है लेडी एडी अगास्टा, जो है दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल जो इंजन है उसमें पहला प्रोग्राम डाला था। अगला ऑप्शन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है एनिएक। तो ये ऑप्शन हम मिला लेते हैं, सी ए डी बी। तो सी ए डी बी हमारा ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, सी ए डी बी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निर्माण में अग्रणी होने के कारण किसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है कंप्यूटर निर्माण में अग्रणी होने के कारण। अगला प्रश्न है, मिलान करना है हमें इसमें कि जो पहली पीढ़ी है और जो पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की 5 पीढ़ी हुई हैं, 5वीं पीढ़ी अभी तक चल रही है, उसमें जो है किस प्रकार से जो है ये विकास हुआ है हार्डवेयर का। तो पहली पीढ़ी में जो है वो निर्वात ट्यूब आई थी। दूसरी पीढ़ी में जो है वो ट्रांजिस्टर था। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप जो सिलिकॉन की बनी होती है वो आया था। और जो फोर्थ पीढ़ी है उसमें आया था माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें हमारा डी सी बी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा सही है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पीढ़ी से गलत कथन का हमें चयन करना है। तो पहली पीढ़ी जो है यही ऑप्शन हमारा गलत है, ये 1942 से 55 तक है। जबकि दूसरी पीढ़ी 55 से 64 तक है। तीसरी पीढ़ी 64 से 75 तक है। और चौथी पीढ़ी जो है वो 75 से 89 तक है। और 5वीं पीढ़ी जो है 89 से अब तक है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है क्रे-1। क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। तो पहला कथन हमारा सही है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है वो फ्लो सॉल्वर है, जिसे नाल कंपनी ने बनाया था। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो इसमें हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्मिलित करना है कि सुपर कंप्यूटर और जो इसकी कंपनी निर्माता है। तो फ्लो सॉल्वर किसने बनाया था? तो नाल कंपनी ने बनाया था, सही है। परम सीरीज जो है वो बनाई थी सीडैक ने, ये भी सही है। सीडैक जो पुणे की थी। अनुपंप जो है ये बार्क ने बनाया। और पेस जो है ये अनुराग ने बनाया। तो इसमें हमारा ए बी सी डी ही सही ऑप्शन हो गया। तो ए बी सी डी हमारा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन हमारा सही है, ए बी सी डी। सही कथन चुनना है हमें इसमें, सीपीयू कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहलाता है। बिल्कुल सही है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म जो होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और जो सीपीयू है वो रजिस्टर्ड मेमोरी जो होती है उसी के डाटा को प्रोसेस करता है, और इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, सीयू कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। तो सीयू जो होता है कंट्रोल यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रण करता है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करता है। तो कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंट्रोल यूनिट। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनना है। तो कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? कंप्यूटर के कार्यों का नियंत्रण करना, सही है। एएलयू क्या होता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो इसका कार्य है गणितीय तार्किक गणना करना। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बायोस से संबंधित सही कथन का हमें चयन करना है। तो बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर जो होता है एक रोम में, मेमोरी में स्थापित एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, कौन सी मेमोरी में होता है? रोम मेमोरी में। और जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं सबसे पहले यही सॉफ्टवेयर जो है चलता है। कौन सा बटन दबाने पर? डेल का बटन दबाने पर जो है सबसे पहले जो है बायोस सॉफ्टवेयर चलता है। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हो गए। हार्डवेयर की जांच करता है, सही है बिल्कुल, जिसको पोस्ट कहा जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट उसको कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। प्रोग्राम जांच के बाद प्रोग्राम मुख्य मेमोरी में डालना जो है वो डिकोड कहलाता है। ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। तो बायोस में जो प्रोग्राम होते हैं उनको मुख्य मेमोरी में डालना किसका कार्य है? तो बूट स्ट्रैप लोडर का कार्य है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बूटिंग कहा जाता है इस प्रक्रिया को। जो प्रोग्राम मुख्य मेमोरी में डालने की प्रोसेस है वो है बूटिंग प्रक्रिया। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेजर से संबंधित कथन चुनना है। तो लेजर की जो खोज की थी वो IBM ने नहीं की थी, गलत ऑप्शन है। थियोडर मैनन ने खोज की थी। थियोडर मैनन ने जो है लेजर की खोज की थी। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा, इसकी फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बिल्कुल सही है। उच्च क्षमता का एक प्रकाशीय बीम होता है, ये भी सही है। ऑप्टिकल डिस्क, बार कोड रीडर इत्यादि में जो है इसकी प्रकाश किरणें डालकर जो है इसका प्रयोग उनमें किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनपुट डिवाइस हमें इसमें चुननी है। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हमें जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और वो कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम जब प्रेस करते हैं तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को। माउस से भी इनपुट डिवाइस है। माइक है, माइक भी इनपुट डिवाइस है। और बार कोड रीडर जो है ये भी इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा जो है ये भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रोजेक्टर जो होता है इससे हम बाहर को जो है चीज़ें देखते हैं, तो प्रोजेक्टर जो है आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन सी हो गई? 1, 2, 3, 4, 6। तो 1, 2, 3, 4, 6 जो है हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं। इसके अलावा जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, माइकर, टच स्क्रीन हो गई, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर जो हो गया, ये सारी क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसें होती हैं। अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस का युग्म चुनना है हमें। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमें बाहर को दिखाई दे रहा है उसमें। प्रिंटर से भी बाहर को हमें चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। प्रोजेक्टर भी हो गया, स्पीकर से भी हमें आवाज़ सुनाई दे रही है। और प्लॉटर जो है इससे भी हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो ये पाँचों जो है हमारा आउटपुट डिवाइस होगी। जबकि जॉयस्टिक जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 6। इसमें भी हमारा बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, फंक्शन की होती हैं। तो फंक्शन की होती हैं 12। F1 से F12 तक जो है फंक्शन की होती है, जिसमें F5 से हम रिफ्रेश करते हैं। इस प्रकार से फंक्शन की होती हैं। कंप्यूटर हैंग हो जाने की स्थिति में रीस्टार्ट करने की जो की है तो वो कौन सी है? वो होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कंट्रोल, ऑल्ट और डेल को एक साथ दबाकर जो है हम कंप्यूटर को हैंग हो जाने की स्थिति में रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 16 हमारा, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और प्रकाशीय पेन भी, लाइट पेन जिसे कहते हैं, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जबकि OMR जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर ये एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल 2। उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो कौन सा है? वो है लेजर प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें रिबन नहीं होता, सॉरी, इंक वैसी चीज़ें नहीं होती जैसा सिंपल वाला प्रिंटर होता है। इसमें क्या होता है? रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट निकाला जाता है। ठीक है, रिवर पर जो दबाव डालकर प्रिंट निकाला जाता है वो इम्पैक्ट में निकाला जाता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उन पर रिवर पर दबाव डालकर जो है प्रिंट निकाला जाता है। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उनमें रिबन नहीं होता है। रिबन नहीं होता, इसमें स्याही का छिड़काव करके जो है एक टोनर होता है, उस पर स्याही का छिड़काव करके प्रकाशीय ड्रम पर टोनर स्याही पर उस पर कागज़ को चिपका देता है।
तो लेज़र कैसा प्रिंटर है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है लेज़र। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के भाग नहीं होते लेकिन बाद में उन्हें जोड़ सकते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेरिफेरल डिवाइस इस प्रकार की होती हैं जिन्हें हम कंप्यूटर से अलग कर सकते हैं और बाद में उन्हें लगा भी सकते हैं यूएसबी पोर्ट के माध्यम से। जैसे कीबोर्ड भी पेरिफेरल में आता है, और पेन ड्राइव हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, इनको हम बाद में अलग से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कंप्यूटर का भाग ही हैं। जैसे CPU है तो ये कंप्यूटर का भाग है, मॉनिटर हो गया ये कंप्यूटर के भाग हो गए, क्योंकि इनके बगैर कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं जिन्हें हम हटा सकते हैं और बाद में फिर लगा भी सकते हैं, तो इन्हें प्ले एंड प्लग का गुण भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें हटाने और लगाने में जो है हमें कंप्यूटर दोबारा रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता। अगला प्रश्न है, आउटपुट इनपुट दोनों प्रकार से प्रयोग में एक डिवाइस कौन सी है? तो मॉडेम जो है वो आउटपुट इनपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। क्यों है? क्योंकि जो केबल तार पर एनालॉग सिग्नल आते हैं तो मॉडेम क्या करता है, उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदल देता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारा डिजिटल सिग्नल समझता है, जबकि डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर के फिर से वो तार पे भेजने के लिए एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। तो पहले क्या करता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये इसकी प्रोसीजर मॉड्यूलेटर कर दिया फिर डीमॉड्यूलेटर कर दिया, तो दोनों प्रोसीजर कर सकता है। तो इसे मॉडल जो है मॉडेम को क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस कहा जाता है। मॉनिटर डिस्प्ले का आकार जो है वो किससे मापते हैं? तो वो हम मापते हैं विकर्ण से। जैसे ये हमारी डिस्प्ले है तो इसको ये कितने सेंटीमीटर की होगी या कितने इंच की होगी, वो इससे हम माप सकते हैं, ना कि चौड़ाई परिधि लंबाई, इससे हम नहीं मापते। अगला प्रश्न है, पावर सप्लाई यूनिट से संबंधित सही कथन हमें चुनना है। तो इसमें क्या है, सिंपल मोड पावर सप्लाई बिल्कुल गलत है। SMPS जो होता है वो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, तो सिंपल हमारा गलत है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है इसका। और ये 220 वोल्ट AC दी जाती है इसको, जो 5 वोल्ट और 12 वोल्ट DC में इसको बदल देता है। तो SMPS क्या है, एक पावर सप्लाई है कंप्यूटर में, जो पावर जाती है वो इसी के माध्यम से जाती है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है, केवल 2 ऑप्शन हमारा सही है। स्विच मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी नहीं है, तो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी में कौन कौन सी आती है? तो रोम आती है, कैश मेमोरी आती है, रैम आती है, हार्ड डिस्क उसमें नहीं आती, ये द्वितीयक या सहायक मेमोरी होती है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। अब इसमें अगर पूछा जाए तो रैम अस्थायी होती है और रोम जबकि स्थायी होती है, ये इसका अपवाद है, क्योंकि प्राथमिक या मुख्य मेमोरी सामान्यतः क्या होती है, अस्थायी होती है, लेकिन रोम जो है उसमें एक अपवाद है, रोम जो है वो उसमें डाटा बना रहता है, इसलिए उसे स्थायी मेमोरी कहा जाता है। सही कथन हमें यहाँ पे चुनना है। तो रैम कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल है, वोलेटाइल है, यहाँ पे एल है, ठीक है, वोलेटाइल है। और अस्थायी इसका मतलब होता है, जबकि रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है, ये होती है स्थायी। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, 1 और 2। अगला प्रश्न है, रोम के विभिन्न प्रकार की मेमोरी का डाटा नष्ट होता है। तो रोम की जो अन्य प्रकार की मेमोरी होती है, प्रोम हो गया, ई प्रोम हो गया, एक इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामल रीज, प्रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जबकि ई प्रोम उसका अगला भाग है। तो इरेजेबल, प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी हो गया, फिर ई प्रोम हो गया। ये इनका डाटा किसके द्वारा नष्ट होता है वो हम देखते हैं। तो जो प्रोम होता है उसका उच्च वोल्टेज से डाटा नष्ट होता है, ई प्रोम जो है इसका पराबैंगनी किरणों से होता है, और ई प्रोम का होता है उच्च विभव से। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, 1, 2, 3 हमारे सही हैं। अगला प्रश्न है 25 प्रश्न है हमारा, किस मेमोरी का प्रयोग आजकल पेन ड्राइव के रूप में किया जा रहा है? तो ई प्रोम जो है इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है, इसका प्रयोग हम पेन ड्राइव के रूप में आजकल कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो ये मेमोरी है और इसके जो कार्य होते हैं उसको सुमेलित करना है। तो रैम कैसी मेमोरी है? ये वोलेटाइल मेमोरी है, इसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, जबकि रोम को बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है, बिल्ट इन मेमोरी रोम को कहा जाता है। तो पहले का हो गया हमारा डी ऑप्शन। रोम क्या है? तो रोम में बायोस सॉफ्टवेयर स्थित होता है, तो रोम का सी ऑप्शन हो गया। कैश मेमोरी क्या होता है कि कैश मेमोरी में जब डाटा स्थानांतरण की गति धीमी होती है, तो जब कैश मेमोरी को लगा दिया जाता है तो डाटा स्थानांतरण की गति
तेज हो जाती है। रजिस्टर मेमोरी क्या है? तो रजिस्टर मेमोरी क्या है कि सीपीयू के डाटा जो सीपीयू रजिस्टर मेमोरी के डाटा को ही प्रोसेस करता है। तो हमारा DCBA सही ऑप्शन हो गया। तो हमारा सही आंसर है DCBA, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है कौन सा सॉफ्टवेयर लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इंटरप्रेटर भी है, कंपाइलर भी है, असेंबलर भी है, जबकि यूटिलिटी जो है ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं इसके अंदर यूटिलिटी के। तो ये तीनों हमारे जो हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। असेंबली क्या है? ये निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। जबकि कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर ये दोनों उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलते हैं। इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके बदलता है, जबकि कंपाइलर पूरे पेज को एक साथ बदल देता है। तो ये दोनों उच्च स्तरीय भाषा को बदलते हैं मशीनी भाषा में, और असेंबलर जो बदलता है वो निम्न स्तरीय भाषा को बदलता है। जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो आते हैं वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं। कंप्यूटर की अशुद्धि को दूर करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर की अशुद्धियाँ आ जाती हैं कंप्यूटर में, उससे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है हमें, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? तो ये कंपाइलर हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हो गया वो हो गया हमारा कोरल ड्रा, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हो गया वो हो गया एंटीवायरस। तो हमारे ऑप्शन हो गए BACD। तो BACD हमारा जो है पहला ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न है कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS होता है, मैकोस भी होता है, यूनिक्स भी होता है, लिनक्स भी होता है, जेनिक्स भी होता है, जबकि एंटीवायरस नहीं होता। गूगल क्रोम जो है ये भी होता है, एंड्रॉयड OS ये भी होता है, स्प्रेडशीट ये नहीं होता, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बैकअप प्रोग्राम ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और मैग्नेटोज ये भी होता है, और विंडोज़ NT ये भी होता है। तो हमारे जो नहीं होते हैं वो है 6 और 9, 10। तो 6, 9, 10 जो है हमारा सही ऑप्शन है हमारा C आंसर। अगला प्रश्न है, अब इसमें बताना है हमें, ये हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं, तो इसमें कौन से उनकी कार्य पद्धति है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं मतलब कई सारे कार्य एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। तो 3 और 1 मतलब विंडोज़ और लिनक्स जो हैं ये दोनों जो हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है। रियल टाइम सिस्टम क्या है? तो वो है सिर्फ 1। तो लिनक्स क्या है? रियल टाइम सिस्टम है, अगर इसमें टाइमिंग लगा दी जाए तो उसी टाइम में ये परिणाम देता है। एकल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो वो है सिर्फ 4। MS DOS जो है एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ही चीज़ को ऑपरेट कर सकती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो वो हैं 1 और 2। 1 और 2 कौन से हैं? लिनक्स और एंड्रॉयड OS। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है कि वो फ्री में उपलब्ध कराए गए हैं, मतलब उन पे कोई प्राइवेसी नहीं है। तो लिनक्स जो है कंप्यूटर के लिए होता है, जबकि एंड्रॉयड OS जो है ये मोबाइल फ़ोन के लिए होता है। ये दोनों जो हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। अगर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो 3 और 5, तो 3 और 5 को देख लेते हैं। विंडोज़ और आईफोन OS, तो विंडोज़ जो है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के लिए, और आईफोन OS है ये मोबाइल फ़ोन के लिए। तो ये दोनों हो गए क्लोज्ड का मतलब है कि वो उस पर जो है आपको शुल्क चुकाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ऑप्शन है C++ भाषा में लिखा प्रथम प्रोग्राम कौन सा है? तो वो है हमारा 6। यूनिक्स जो है वो C++ भाषा में लिखा गया हमारा प्रथम प्रोग्राम है। तो ये हो गए हमारे सारे ऑप्शन सही हैं इसमें। तो इसमें हमें बताना था गलत कथन, तो गलत हमारा इसमें कोई नहीं है, तो नन आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असेंबलर क्या है कि निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही, बाइनरी भाषा को समझता है, 0 और 1 को। लेकिन मशीनी भाषा में जो है सॉफ्टवेयर तैयार करना वो टफ होता है, बहुत ज़्यादा मतलब पैसे खर्च होने वाली चीज़ें और बहुत सारा उसमें समय लगता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि उच्च स्तरीय भाषा में जो है सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर तो मशीनी भाषा को ही समझेगा, तो हमने क्या किया, फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है इसका विकास हुआ। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है दोनों उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही समझेगा, जबकि सॉफ्टवेयर तैयार करना इसमें आसान होता है। तो इसलिए कंपाइलर इंटरप्रेटर का विकास किया गया। असेंबलर क्या है, निम्न स्तरीय भाषाएं थी पहले, तो उनको ट्रांसलेट करने के लिए मशीनी भाषा में असेंबलर का प्रयोग किया गया। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, 1 और 2।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर की मशीनी भाषा के बाइनरी अंक कौन कौन से हैं? तो 0 और 1 हैं। 0 जिसमें ऑफ को माना जाता है, जबकि 1 जो है कंप्यूटर ऑन को माना जाता है। 34 क्वेश्चन है हमारा। 34 क्वेश्चन में देखेंगे सॉफ्टवेयर और उनके कार्य क्या हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके कार्य होते हैं टेक्स्ट, दस्तावेज, पत्र, पुस्तक, रिपोर्ट तैयार करना। तो डी ऑप्शन हो गया हमारा पहले का। फिर उसके बाद हो गया प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है? सम्मेलन, बैठक, गोष्ठी में सूचनाएं प्रस्तुतिकरण करना। प्रेजेंटेशन का मतलब प्रस्तुतिकरण करना, तो 2 हो गया। डाटाबेस क्या है? तो डाटा को स्टोर, संशोधन करना, डाटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। 4th क्या है? स्प्रेडशीट, गणितीय, सांख्यिकी, रो टेबल, ग्राफ, चार्ट में वर्गीकृत करना। तो ये हो गया हमारा 4th। तो हमारा जो सही आंसर है DCAB। तो DCAB हम इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर है उसके कार्यों से उसको सुमेलित करना है। तो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग में क्या आता है? तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो वित्तीय लेखांकन, व्यापारिक लेन देन को सरल बनाने के लिए जो है यूज किए जाते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो प्रकाशन कराने में जो है यूज किए जाते हैं। जबकि कैड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक, डिजाइन, नक्शे बनाने में जो है प्रयोग किए जाते हैं। जबकि ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो है वो ग्राफ, रेखा चित्र का निर्माण करने में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसको आप देख लेना जोन सा भी ऑप्शन मिल रहा हो, ठीक है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है इसमें हमें। सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो टैली है, सही है। प्रेजेंटेशन कौन सा होता है? तो वो होता है MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो हैं ओरेकल, स्टार बेस होते हैं। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। जबकि स्प्रेडशीट कौन सा है? तो स्प्रेडशीट जो है वो MS एक्सेल और ओपन कैल्क है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आप मिला लेना। अगला प्रश्न है इसमें भी हमें सुमेलित करना है सॉफ्टवेयर और उसके जो उदाहरण होते हैं। सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? तो वो होते हैं पेज मेकर, कोरल ड्रा, वेंचुरा। ये जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज होते हैं, प्रकाशन कराने में इनका कार्य यूज किया जाता है इनको। ग्राफिक्स जो हैं ग्राफ व्राफ बनाने में जो है इसका प्रयोग हम आडा फोटोशॉप का करते हैं। कैड सॉफ्टवेयर जो है इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक, डिजाइन, नक्शे बनाने में जो हैं ऑटो कैड, ऑटोडेस्क का प्रयोग किया जाता है। जबकि वर्ड प्रोसेसिंग में जो है वर्ड स्टार और वर्ड पैड का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी आप मिला लेना। कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो है किस में प्रयोग किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं एंटीवायरस में। जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो उसको दूर करने के लिए जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से नहीं होते हैं? वो होते हैं डिस्क फॉर्मेटिंग होता है, सही है। डिस्क क्लीनअप होता है, ये भी सही है। शेयर बेयर ये नहीं होता है। ओरेकल ये भी नहीं होता है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस ये भी होता है। ग्रुप बेयर ये भी होता है। और बैकअप प्रोग्राम ये भी होता है। तो 3 और 4 जो है सही आंसर है हमारा। ये दोनों ऑप्शन नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है सही कथन हमें चुनना है। तो सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि होती है उसे क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर में त्रुटि जो है वो बग्स कहलाती है। त्रुटि ढूंढना, सुधारना प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये डिबगिंग कहलाती है, ये भी सही है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सुधार पश्चात जो है सॉफ्टवेयर को चेक करना क्या कहलाता है? तो वो टेस्टिंग कहलाता है, ये भी सही है। त्रुटि को छोटे प्रोग्राम से ठीक करना ये पैच कहलाता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो चारों ऑप्शन हमारे इसमें सही हैं। सही कथन हमें चुनना है। तो CUI जो है इसमें कमांड यूजर इंटरफेस में कमांड टाइप कर दी जाती है। तो याद रखनी पड़ती थी। एग्जाम्पल है इसका DOS, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही है। जब CUI जो यूज़र इंटरफेस है कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में जो संबंध स्थापित करने की प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें यूजर इंटरफेस कहा जाता है। तो पहले जो है कमांड यूजर इंटरफेस जो है प्रचलन में था। इसमें क्या है कि कमांड टाइप कर दी जाती थी और उसको याद भी करना पड़ता था। तो उसका एग्जांपल DOS हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो अब है वर्तमान में प्रचलित वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है जो सिंबल होते हैं प्रतीक चिन्ह से बने होते हैं जिससे हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम उसे देखते ही पता लगा लेते हैं किस चीज़ का सिंबल है। तो इसमें लघु चित्र प्रतीक होते हैं जिन्हें याद नहीं करना पड़ता। और विंडोज़, लिनक्स जो है इसके उदाहरण हैं। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है
गलत कथन का हमें चयन करना है। तो एग्जीक्यूटिंग क्या कहलाता है? तो कमांड को पूरा करना सही है। कर्नेल जो है वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से में संबंध स्थापित करता है, ये भी सही है। शेयर बेयर क्या है? तो ये पब्लिक के लिए मुफ्त में होते हैं। जो शेयर बेयर होते हैं सॉफ्टवेयर, वो पब्लिक के लिए मुफ्त में होते हैं। ग्रुप बेयर क्या है? ये एक चैटिंग सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहलाता है ग्रुप बेयर। जबकि रिटेल जो होता है ये मुफ्त सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये जो होता है रिटेल होता है जो पैसों में मिलता है, ये मुफ्त का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हमारा जो गलत कथन है वो सिर्फ 5 ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है, हमें कंप्यूटर की जो लैंग्वेज हैं उनको सम्मिलित करना है। फॉर्टन जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है ये वैज्ञानिक इंजीनियर गणित सूत्रों की लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है। और ये सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा है जिसे ऑनसी ने 1966 में मानकीकरण किया था। बेसिक जो है ये बेसिक लैंग्वेज होती है और इसे अन्य भाषा का नींव का पत्थर भी कहा जाता है। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसे 1964 में प्रोफेसर जॉन कैमिनी थॉमस कुटज ने जो है इसको शुरुआत की थी, इसको बनाया था बेसिक लैंग्वेज को। अब बात करते हैं कोवल की। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है ये व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग होती है, ये भी सही है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। जावा जो है ये इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली भाषा है, तो ये भी आप याद रखें, जावा का जो है इंटरनेट पर प्रयोग किया जाता है। तो हमारे जो ऑप्शन है इसको आप मिला लेना, एक बार मिला देते हैं। डी हो गया बेसिक का, सी हो गया, फिर बी ए, डी सी बी ए, हमारा बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? तो प्रथम उच्च स्तरीय भाषा जो है वो है फॉर्टन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इस और ये वैज्ञानिक गणितीय क्षेत्रों में यूज की जाती है। डाटा रिकॉर्ड का बढ़ता क्रम होगा, तो इसमें हमारा सबसे पहले बिट आता है, फिर आता है कैरेक्टर, फिर आता है फील्ड, फिर आता है रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डाटाबेस। तो 1 3 5 2 4 6 हमारा ऑप्शन सही है। 1 3 5 और 2 4 6 हमारा सी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कच्चे तथ्य जबकि अर्थपूर्ण डाटा बन जाता है। कच्चे तथ्य क्या होते हैं? तो वो होता है डाटा, और जबकि उनको अर्थपूर्ण डाटा बनने के बाद उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सूचना। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक डाटा बेस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल। अगला प्रश्न है, डाटा को कई जगह सेव करना कहलाता है? तो ये कहलाता है रिडंडेंसी जो है, डाटा को कई जगह सेव करना कहलाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है हमें, अर्पानेट क्या है? तो अर्पानेट विश्व का पहला बैन है, अर्पानेट। अर्नेट क्या है? भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अर्नेट होता है, ये नेट की बात चल रही है, ठीक है। निकनेट क्या है? तो निकनेट जो है वो भारत के प्रत्येक जिलों को आपस में जोड़ने के लिए, और स्विफ्ट जो है वो विश्व स्तरीय बैंकों को जोड़ने के लिए। पता है आपको स्विफ्ट कोड होता है एक, तो ये विश्व के स्तर के बैंकों को जोड़ता है। तो ये ऑप्शन हो गए हमारे सी डी ए बी, तो सी डी ए बी हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क हमें इसके ऑप्शन मिलाने हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसका उदाहरण ईथरनेट है, और ये पहला नेटवर्क भी है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है उसमें आ जाएगा आपका केबल टेलीविज़न नेटवर्क, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाएगा आपका इंटरनेट। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे सी ए बी, तो सी ए बी हमारा सही ऑप्शन सी सही है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कौन सा कहलाता है? तो वो कहलाता है गेटवे। तो हमारे आज ये 50 प्रश्न हो गए। अगली वीडियो में हम 50 प्रश्न कंप्यूटर के और लेकर आएंगे, और इन 2 वीडियोज़ में ही आपको पूरा कंप्यूटर जो है ख़त्म समाप्त कर दिया जाएगा। और बहुत अच्छे प्रश्न हैं, एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे भी जा रहे हैं। तो इसी प्रकार की हमारी जीके की और उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चल रही है, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स भी हमारी कंटिन्यू चली रही है। तो जितने भी वीडियोज़ हैं आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसकी PDF के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।